कैश वालों को शॉर्ट, यहीं से मैं इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहता हूं। जिसने शॉर्ट किया वो रोज फंस रहा है। कैश वालों को शॉर्ट करते हैं 20% चले जाते हैं, बाजार को शॉर्ट करते हैं ऊपर चले जाते हैं पैसा। अब हम लोग भी सीएनबीसी आवाज पर यही कहते हैं, देखिए लॉन्ग करिए ना करिए, हाथ जोड़कर हम लोग कहते हैं शॉर्ट मत करिए बाजार को। आप भी सर ये जरा समझाइए, आपके गाने के मायने यही थे। देखिए, पहले तो ये क्लैरिफाई कर देता हूं कि मेरा गाने का जो मायने है वो लोगों को, ये कोई मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि उनको ऐसा बताना है कि अभी जाकर आप शेयर ले लो और अभी मार्केट बहुत ऊंचा जाने वाला है। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। नहीं, मेरा ऐसा उद्देश्य है कि मार्केट डूबने वाला है तो अभी आप जाके बेच दो। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये गाने को मैंने हिस्ट्री इसके अंदर में बताई है, तभी 40 साल का इसमें चार्ट भी इसके अंदर में लगाया है जी। आप हिस्ट्री देखिए कि जब जब जितनी तेजी से शेयर गिरा है, शेयर मार्केट गिरा है, उससे दूनी रफ्तार से शेयर बाजार बढ़ा है और नए हाई पे ऑलवेज छुआ है। ये 25-30 साल तो अपने को देखते होंगे, 92 में भी देखा, 6-7 में भी कुछ देखा, 2000 में देखा, 2008 में देखा, अभी 2020 में देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। तो ये तो जीवन चक्र है, ये क्रम है शेयर बाजार का, ये इसी तरह चलेगा। लेकिन बड़ा जो पैसा जिन्होंने शेयर बाजार में जो कमाया है वो तभी कमाया है जब जिन्होंने कि जो भी लेके बैठा बड़ा खुश नसीब है, उन्होंने बड़ा पैसा कमाया है। और जिसने इंडिया पे फेथ रखा है, जिसने इंडिया को अपना भगवान समझा है कि हाँ भाई मेरे को तो इंडिया पे फेथ है, तो उसकी इकोनॉमी पे फेथ है, तो उसके शेयर बाजार पे फेथ है, उसने बड़ा पैसा कमाया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई आप इंडिया पे फेथ रखो, घटना बढ़ना ये जीवन चक्र है, जैसे मैंने बताया वो आएगा, अभी भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ये रोज इंडेक्स ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसा नहीं समझने का है। लेकिन आए तो मंदी बाजार भी आपका फ्रेंड है सर, वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने का बेयर मार्केट में है। ये हम लोगों ने अप्रैल मई जून में सीखा है, नया सीखा है, नए जो आए उन्होंने भी नया सीखा है सर जी। ये मेरा बोलने का मतलब। केडिया साहब, अमेरिका में वॉरेन बफेट जिन्होंने कहा कि अमेरिका को शॉर्ट करके किसी ने भी लंबी अवधि में पैसा नहीं कमाया, और भारत में आप कि भारतीय बाजारों को शॉर्ट मत कीजिए और लंबी अवधि में बहुत अच्छी तरीके से कमाइए। तो ये दो सीख आज मिली हमारे दर्शकों को। ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं, या कोई आपने फिलहाल ऐड किया हो पिछले 15 दिनों में? नहीं, ऐसा मैंने कोई खास पोजीशन मैंने ऐड नहीं किया है, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके चैनल पे भी और आपके इंग्लिश वाले चैनल पे भी कि मेरे को जो टेक्नोलॉजी जो शेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी के अंदर में, वो शेयर में मेरे को नया तेजी लगता है। और उसका एग्जांपल भी ये है कि अभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी मतलब चाहे आईटी से रिलेटेड हो या टेलीकॉम से रिलेटेड हो, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, फिनिश करने में और इसको अपडेटेड अप टू डेट करने में 5 साल 10 साल ऐसे टाइम लगती है इसके अंदर में। और अगर यूएस में किया जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होते हैं। इंडिया में कई ऐसी कंपनी आपको मिलेंगी जिन्होंने 100 200 400 500 करोड़ में, 1000 करोड़ में वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और वो पंगा ले रहे हैं या कॉम्पीट कर रहे हैं फॉर्च्यून 100 फॉर्च्यून 50 कंपनी के साथ में। ऐसी कंपनियों का फ्यूचर मेरे को ब्राइट लगता है। मेरे को लगता है कि उनकी वैल्यूएशन जो है, अगर आप पी रेशियो से देखेंगे तो आप उन शेयरों को कभी ले नहीं पाएंगे। उनकी वैल्यूएशन मेरे को लगता है कि सस्ता है, क्योंकि पूरी दुनिया उनका एक मार्केट है। तो वो जैसे मेरा स्माइल प्रिंसिपल में मैं बोलता हूँ कि फाइंड ए फिश इन द ओशन, नॉट ए क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। तो मेरे को ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी में जो भी टेलीकॉम और आईटी, ये सेक्टर में मेरे को कुछ 4-5 सालों 10 सालों के लिए, 10 साल तो आजकल बोलने में थोड़ा डर लगता है, जो 2020 में ये सिखाया है तो हमने भी अपना थोड़ा टारगेट घटाया है, तो 10 साल छोड़िए, लेकिन 2-4-5 साल तेजी लगती है। नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। मुझे याद आता है मिड कैप आईटी में रैमको सिस्टम्स आपने उस लॉकडाउन में खरीदा था, जिगर लगता था उस समय खरीदने के लिए, और आपने वो दिखाया। तो आपके देखिए पैसे बन रहे हैं, आई एम श्योर। वो है ना आपके पास अभी भी? मैं देखता रहता हूँ स्टॉक को, 100 वाला 600 हो गया। एकदम है सर, एकदम 100% है। बढ़िया है सर। तो आपने बहुत बढ़िया सिखाया लोगों को, और आपको देखकर भी देखिए जिसने खरीदा ये स्टॉक, अब वो भी देखिए पैसा, दरअसल उनका पैसा मल्टीप्लाई हुआ है। तो शेयर बाजार में सही मिड कैप चुनना बहुत जरूरी है, और अगर आप सही मिड कैप चुनते हैं तो देखिए ये वो भाव है, 100 पर खरीदा था, हम हर रोज दिखाते थे, केडिया साहब ने खरीदा है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और देखिए पैसा बनेगा। ये देखिए 6 महीने का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ नजर आ रहा है। कैसे चुनते हैं? थोड़ा फिशिंग सिखाइए सर हमारे दर्शकों को भी। आपके पीछे पीछे तो देखिए वो आपको तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन कैसे चुनते हैं आप बढ़िया कंपनियां? ये थोड़े गुर भी सिखाइए हमारे दर्शकों को।
हाँ जरूर सर, शेयर शेयर बाजार समंदर है, यहाँ पे हर आदमी का अपना अपना हिस्सा है। और मैं एक पानी का अगर मेरे चुल्लू में लेके आता हूँ तो उससे समंदर सूखता नहीं है। सीखने वाले को जरूर सीखना चाहिए। मैं उससे पहले उनको ये गुजारिश करूंगा कि मेरे शेयर को जरा सा न चुने, या चुने उसमें रिस्क है, ये आप जरूर समझ के चले कि ऐसा नहीं है कि मेरे 10 में से 2-3-4 शेयर हिट होते हैं। 4-5 शेयर, 2-3 शेयर तो डूब जाते हैं, और 3-4-5 शेयर हैं जो मीडियोकर रिटर्न देते हैं, और 2-3 कुछ ऐसे हो जाते हैं कभी कभी संयोग से, समझिए कि जो अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इस बोलकर क्या तो मेरे साथ रहना है तो सारे शेयरों को आपको लेना पड़ेगा, जो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, राइट। और या मैं कब बेच के निकल जाऊंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, कि आज मैं बेचने आ रहा हूं ऐसा बोल के मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, आज मैं शेयर बेचने वाला हूं। ये प्रैक्टिकल बात है। सही बात है तो सर। आप खाली ये चुनिए कि जैसे आपने पूछा, और बहुत बहुत सारे सिद्धांत है सर सीखने के दुनिया में। हर इन्वेस्टर का अपना अपना प्रिंसिपल है और अपना अपना स्टाइल है। वो मेरे को क्या स्टाइल सूट करती है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या स्टाइल सूट करती है। इसी बोलकर मैंने कहा था कि KYS इज मोर इम्पोर्टेंट, नो योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिलिंग KYC। तो जैसे रैमको सिस्टम का मैं आपको हवाला देता हूं सर। मैं कोई कई शेयर्स, नोट सारे शेयर, कई शेयर में 5-5 साल 7-7 साल तक वेट करता हूं। मेरे वो रडार पे रहता है कि जैसे रैमको सिस्टम करीब 4-5 सालों से या 6 सालों से मेरे रडार पे है, और मैंने 500-600 रुपए में शेयर्स को देखा तो ऐसा लगा कि ये कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा डिवेलप कर रहा है जो मैं रैमको को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। 100 का शेयर 600 में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आप समझ के चलिएगा। तो प्लीज डोंट टेक इट दैट आई एम रिकमेंडिंग द शेयर। सो मैंने देखा ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फॉर्चून 10 कंपनी, फॉर्चून 15 कंपनी, 5 कंपनी के साथ के जैसा प्रोडक्ट ये डेवलप कर रही है। और मैं एयरपोर्ट पे देखता था इसका ऐड लगा रहता था, मैं लंदन में देखा इसका ऐड लगा हुआ है, तो मेरे को लगा ये कंपनी कुछ तो कर रही है ये। तो लेकिन मेरे को समझ शेयर बहुत एक्सपेंसिव लगा, तो मैंने उसको कभी लिया नहीं। और मैं 5 साल तक लेकिन मेरे वो रडार पे रहता था वो। तो मैं जनरली ये शेयर 2 साल, 5 साल, 7 साल मेरे वो दिमाग में रहता है कि इसको कभी मैं देखूंगा, कभी मौका मिलेगा। उस समय कंपनी का प्रोडक्ट भी पूरा डेवलप नहीं हुआ था, एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। संयोग से मई जून के अंदर में जब भी मैंने लिया, उस समय मेरे को अचानक मैं भाव देखा 6-8 महीना, तो मेरे को लगा कि तो भाव 80 रुपये आ गया। तब मैंने जल्दी जल्दी पूरा पुराना जो भी मेरा अपडेटेड नहीं था उसको पूरा अपडेट किया। तो मेरे को लगा कि ये तो ऑलरेडी अभी जो 4 साल पहले स्थिति थी उससे बहुत अच्छी स्थिति में ऑलरेडी ये आ चुका है। खाली कोविड वाला डर था कि उसमें कैसे बिहेव करेगा। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता था कि ये इतनी जल्दी ऐसा 6 गुना 7 गुना हो जाएगा। तो इस तरह मैं उन शेयर को फॉलो करता हूं। और जब मेरे को लगता है कि जैसे यू टर्न में एक जब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जब वो शेयर आता है, यू टर्न की जो नीचे वाली कर्व में जब आता है, ठीक है, और मैं उसको क्वार्टरली भी फॉलो करता हूं क्योंकि डेटा मिलते हैं क्वार्टरली। तो जब वो नीचे वाला कर्व जब आता है सर, तो मैं वहां पर उसको लेने की चेष्टा करता हूं। तो इस तरह से मैंने यही पकड़ा। इसी तरह से मैंने तेजस नेटवर्क भी पकड़ा कि वो मैं उनको फॉलो करता हूं। तो नेटवर्क ने भी, यही मैं बता सकता मैं हूं। आने वाला था सर उस पर भी। तेजस नेटवर्क कितने समय तक पड़ा रहा, ढीला रहा, और जब आपका मिडास टच लगा तब इसमें देखिए एक बढ़िया, डॉक्टर साहब दिखाइए तेजस नेटवर्क। और पिछली बार आपने कहा था कि ऐसे स्टॉक्स जो टेलीकॉम सेक्टर को केटर करते हैं, आईटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वाली कंपनियां, मुझे याद है देखिए इसमें भी एक क्या रैली देखने को मिली, 180% के शानदार रिटर्न्स इसने कमाकर दिए हैं। मैं हमेशा सर ये भी जानना चाहता हूं लोगों से कि आप जैसे इन्वेस्टर्स से जिनको अनुभव अच्छा है, कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए भारतीय बाजारों में, ये भी जरा बताइए सर। क्या चीज से बचना चाहिए? देखिए सर, उसका अगर शॉर्ट में अगर मैं जवाब दूं तो अगर 5,000 कंपनी लिस्टेड है या 5,500 कंपनी लिस्टेड है, तो 5,000 अगर लिस्टेड है तो 4500 कंपनियों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये शेयर बाजार के अंदर में ये भंगार कैप है। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर मैं रिपीट करूंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड भंगार कैप। तो सबसे पहले तो उनको किसी भी भाव में नहीं लेना चाहिए। मेरा एक ट्वीट है कि बाई एनी स्टॉक, सनराइज इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो किसी भी प्राइस पे लीजिए, और सनसेट इंडस्ट्री का स्टॉक है किसी भी प्राइस पे मत लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है सर कि आपको मैनेजमेंट देखिए, फिर अगेन कि आप मर्सिडीज में जा रहे हैं या ऑल्टो में जा रहे हैं, अगर आपका ड्राइवर अगर गड़बड़ अगर है, जो मैनेजमेंट अगर गड़बड़ है, तो मर्सिडीज को ठोक देगा और ऑल्टो को पहुंचा देगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये आप जरूर समझ के चलें कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये देखिए कि जो कंपनी मैं लेने वाला हूं, मैं मेरे दिल में ऐसा सोचता हूं कि मैं इस कंपनी के साथ में मेरी जिंदगी गुजारूंगा क्या, मैं ऐसा सोचता हूं।
उसके बाद हो सकता है मैं उसको 2 महीने बाद बेच दूं या 20 दिन बाद बेच दूं, ऐसा कर सकता हूं मैं। लेकिन जब लूंगा तो मैं उसको लॉन्ग टर्म रिलेशन के हिसाब से लूंगा कि मेरे को इसके साथ में जीना मरना है। तो मैं तो इस तरह सोचता हूँ। उसके लिए आपको पूरी छानबीन करनी पड़ेगी, 10-15 साल की इस शेयर की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट ने कैसे कैसे क्या बदमाशियां की है, या जो जो पहले उसने प्रिडिक्ट किया है वो उसको पूरा किया कि नहीं किया, जो प्रोजेक्शन उसने दिए हैं वो कम बेसी हो सकते हैं। लेकिन उसका एक आप 15-20 साल का उसको देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके इंटरव्यू पढ़ेंगे, आपको एक अंदाजा लगता है सर, ये एक्सपीरियंस की बात है, ये 2 दिन में नहीं हो सकता है सर आपको, तो जी। वो अंदाजा लगता है कि तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का पेडिग्री, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट चलेगा ना 5 साल 10 साल जब तक आप रहना चाहें। जी केडिया तो साहब, और डेट कम हो। जी हाँ, मैं जनरली ऐसी कंपनी में डेट कम हो जी या केडिया नहीं हो। साहब, हाँ। केडिया साहब, अगर आप फिलहाल का बाजार देखें अपने रडार पर, कहाँ आपको कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर वैल्यू दिखती है, और अगर आप कुछ शेयर कर पाएं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं जो आपने फिलहाल नहीं खरीदे और वहां पर आप वैल्यू का इंतजार कर रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं और ये मेरी अपनी बात मैं बता रहा हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, तो इस बोल के कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया, KYS इज मोर इम्पोर्टेंट इन स्टॉक मार्केट, इन इन्वेस्टिंग, नो योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिलिंग योर KYC। मैं अभी ऐसे मूड में हूँ कि मेरे को शायद एक तो मैं पूरा इन्वेस्टेड हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और जब मार्च की मंदी आई थी तो मैं बहुत घबराया हुआ था और मेरे पास में 5% का कैश था। तब भी मैं 95%, लेकिन मेरे पास में शेयर बाजार में पूरा इन्वेस्टमेंट था। 5% इसलिए कैश किया कि अगर अगर प्रलय भी आ गई तो शायद जितने दिन जीना होगा 5% से गुजारा कर लेंगे, इस बोल के 5% कैश था। तो ये एक दूसरा मुद्दा है। मैं अभी ऐसे मूड में हूँ कि मेरे को शायद अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करने का है ऐसे बाजार के अंदर में, और क्योंकि मार्केट हाईवे पे आ चुका है सर। और ये ऐसा मतलब नहीं है कि ये कल खत्म होने वाला है। हाईवे की भी दौड़ लंबी होती है, लेकिन कितनी लंबी होती है ये मेरे को नहीं मालूम। तो जैसे बोलते हैं ना कि वो हवा तेज चल रही है तो अपनी टोपी बचा के रखने का, तो वो वाला बात है। तो मैं अभी थोड़ा, हाँ, तो मैं अभी थोड़ा और ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। अब कुछ लेना भी पड़ेगा तो कुछ बेच कर ही लूंगा। तो मैं उस मूड में नहीं हूँ फिलहाल, मैं वेट एंड वॉच वाले मूड में हूँ सर। बहुत सही। तो वेट एंड वॉच भी एक मोड है देखिए, बिल्कुल। और ये मोड में आप बढ़िया बढ़िया गाने सर ऐसे ही लिखते रहिए, मैं सही बता रहा हूँ। जब आपने 9th सॉन्ग अपना पोस्ट किया, और तो मैं देख रहा था नीचे के कमेंट्स, वी आर ऑल वेटिंग फॉर द 10th सॉन्ग। सर ये कुछ आपने प्लानिंग करी है, और 10वां सॉन्ग किस पर आएगा? क्योंकि मुझे याद है एक सॉन्ग में आपने ये कहा था कि FNO ने मेरे को लूट लिया। अब FNO में जहां जहां मैंने पैसा डाला, अब वो देखिए फंस गया मैं। अब एक सॉन्ग आपने ये गाइड दिया, अगले सॉन्ग लिखने की तैयारी कौन सी थीम पर हो रही है? थोड़ा इसका भी हिंट दीजिए। ठीक है, पहले मैं आपको एक कमेंट्स पे बता देता हूँ। एक हमारे शेयर बाजार के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है, जी सर। टॉप इन्वेस्टर्स में, कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि जब जब शेयर बाजार की हिस्ट्री लिखी जाएगी तुम्हारे गानों का वर्णन जरूर होगा। सही बात है सर। मेरे लिए मेरा जो विषय है उसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। तो एनीवे, अभी नाउ कमिंग टू योर पॉइंट्स कि लिखा जाए, ये सर मेरे दिमाग में नहीं रहता है, ये अचानक मेरे दिमाग में आता है। मैं आपको सही बताता हूँ। जैसे मेरे को कई मित्रों ने, कई लोगों ने ट्विटर पे सब जगह मेरे को बोला कि आप नया गाना लिखो, बहुत दिन हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं था। तो वो अचानक धुन मेरे दिमाग में रहती है। जैसे ये गाना है, ये मैं 4-6 महीनों से गुनगुना रहा हूँ, तू बड़ा ही यू नो। तो ये जी मैं सर। गुनगुना रहा हूँ, मेरे दिमाग में धुन रहती है। तो ये मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि अब कोई गाना लिखूंगा तो इस पर लिखूंगा। लेकिन वो आइडिया सर नहीं आती है, वो अचानक आइडिया आती है। और मैं आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर में, माँ सरस्वती की देन है, ये समझ के चलिए पक्का 100%। ये जिस दिन मेरे दिमाग में सुबह आया 6-7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे दिमाग में आया, और मैंने 8-9 बजे तक ये गाना लिख लिया। और मैंने तुरंत स्टूडियो में फोन किया कि भैया आज खाली है क्या, और मैं 5 बजे या 4 बजे, 5 बजे का स्टूडियो बुक किया और मैं जाके गाना गा दिया, तो ये तो आप कुछ सब्जेक्ट बताइए तो उसको मैं सोच के कुछ सर डिसाइड करेंगे पक्का। हम तुम मिलके। मैं आपके गाने में जो सीख है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार दर्शकों को सुनवा दूं, अगर कोई दर्शक लेट जुड़े हैं